हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। तो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर। बेटा आज के लेक्चर में हम चैप्टर खत्म करने की तरफ आगे बढ़ जाएंगे बहुत तेजी से। ऐसा हो सकता है बेटा कि बस बहुत थोड़ा सा पोर्शन 10 एक मिनट का पोर्शन रह जाए कल के लिए, बाकी शायद आज सारा ही खत्म हो जाएगा। उसके बाद बेटा केस स्टडी का भी जिक्र करना है। एनसीईआरटी भी इस चैप्टर की मेरे को पढ़वानी होती है, और जो फिर 15 ईयर्स के हम क्वेश्चन कर रहे हैं वो कर रहे हैं। और इससे पहले बेटा मैं आपको एक सैंपल पेपर का नाम और बताता हूँ, ठीक है जी। बेटा बाय कर लो सैंपल पेपर, क्योंकि अब वो ऐसा ना हो कि बार बार मेरा रिदम टूटे कि हम एक दो दिन इंतजार करें। ठीक है जी, अब वो वाला काम मत करना, ऑलरेडी दिन जा चुके हैं काफी। तो बेटा बात को आगे बढ़ाते हैं। अभी हम 10 प्रिंसिपल कर चुके हैं फ्योल के। 4 प्रिंसिपल मेरे पास बकाया है, एक आध मुझे डेफिनेशन पढ़ानी है, फीचर ऑफ प्रिंसिपल अलाइनमेंट पढ़ाना है और सिग्निफिकेंस पढ़ानी है। काफी आज कर देते हैं बेटा, बाकी थोड़ा सा रह जाएगा वो देखेंगे। 11th प्रिंसिपल की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। 11th प्रिंसिपल का नाम है बेटा इक्विटी। और इक्विटी का मतलब क्या है ये समझते हैं बेटा। सबसे पहले फ्योल ने बोला कि देयर शुड नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन विद द एम्प्लॉइज ऑन एनी बेसिस। मैनेजमेंट आपको एम्प्लॉइज के साथ किसी भी बेसिस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना। बेसिस क्या हो सकता है डिस्क्रिमिनेशन के? कई बार बेटा मैनेजमेंट ऐसा सोचता है कि अच्छा ये मेरी कास्ट का है, चलो इसको थोड़ा प्रमोट जल्दी कर देते हैं। ये अच्छा मेरे रिलीजन को मानता है, मेरे धर्म का है, चलो भैया इसकी सैलरी थोड़ी सी ज्यादा। अच्छा ये फीमेल स्टाफ है, थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर होता है, इसकी जल्दी टाइम पे छुट्टी। बेटा किसी भी एम्प्लॉय के साथ किसी भी बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन अलाउड ही नहीं है। और ऐसा फ्योल भी बोलता है, और टेल जब एनसीईआरटी पढ़ाऊंगा तो आपको दिखेगा टेलर भी बोलता है। बेटा मैनेजमेंट को बोला गया बाप के बराबर, और बेटा जो एम्प्लॉइज हैं वो बच्चों के बराबर है। जैसे बेटा एक बाप की नजर में सारे बच्चे बराबर होते हैं, बिल्कुल वैसे ही मैनेजमेंट की नजर में सारे एम्प्लॉइज बराबर होने चाहिए। ऑल द एम्प्लॉइज ट्रीटेड अलाइक। सब एम्प्लॉइज को बराबर समझो। बेटा जब बराबर समझने की बात आती है ना, तो बहुत सारे बच्चों को लगता है कि शायद सबको बराबर सैलरी देने की बात चलती है। नहीं बेटा, इक्विटी का मतलब इक्वल से तो कभी होता ही नहीं है। इक्विटी का मतलब इक्विटेबल से होता है, नॉट इक्वल, इट इज इक्विटेबल। इक्विटेबल का मतलब वो सबको बराबर ट्रीट करने का मतलब बराबर सैलरी देना नहीं होता। इक्विटेबल सैलरी देना, इक्विटेबल मतलब अगर दो लोग सेम लेवल पर काम करते हैं, सेम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के साथ काम करते हैं, सेम एक्सपीरियंस के साथ काम करते हैं, तो सैलरी बराबर। समझ में आती है यार? इक्वल सैलरी दे देना सबको, मुझे नहीं लगता बेटा कोई भी सोसाइटी इसको एक्सेप्ट कर सकती है कि ब्रांच मैनेजर और ब्रांच क्लर्क सैलरी बराबर, प्रिंसिपल और चपड़ासी सैलरी बराबर। तो कभी भी नहीं हो सकता। इक्वल सैलरी की बात नहीं है। अगर आप दो लोग सेम लेवल पर हो, सेम वर्किंग काम करते हो, सेम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, सेम एक्सपीरियंस है, तो सैलरी बराबर। कोई दिक्कत कोई परेशानी? समझ आई अभी तक सारी बात? बेटा यहां पर भी अगेन फ्योल और टेलर में डिफरेंस है। जिनको याद आ चुका है वो आई चुका। बेटा डिफरेंशियल पीस विड्थ हमने कर डिफरेंशियल पीस विड्थ सिस्टम करके एक टेक्निक पढ़ी थी, अगर आपको याद हो। क्या बोलती थी डिफरेंशियल पीस विड्थ सिस्टम? अगर कोई एम्प्लॉय स्टैंडर्ड अचीव कर रहा है तो हम एफिशिएंट वर्कर बोलते थे ना, हाई पीस वेज देंगे ना उसको। अगर कोई एम्प्लॉय बिलो स्टैंडर्ड काम कर रहा है, इनएफिशिएंट वर्कर, लो पीस वेज देंगे हम उसको। बेटा देखो, इक्विटी प्रिंसिपल कहता है अगर दो लोग सेम लेवल पे सेम वर्किंग आवर काम करते हैं, सेम एक्सपीरियंस है, सेम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो सैलरी बराबर दे दो, चाहे आउटपुट में फर्क क्यों ना हो। ये आउटपुट की बात नहीं करता। और वो क्या कहता है, अगर दो लोग सेम लेवल पे हैं, सेम वर्किंग आवर काम करते हैं, सेम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, लेकिन अगर एक ने स्टैंडर्ड अचीव किया और एक ने बिलो स्टैंडर्ड काम किया, तो दोनों की पीस वेज में डिफरेंस डाल दो। एक को हाई पीस वेज, दूसरे को लो पीस वेज दे दो। तो यहाँ पर अगेन फेल और टेलर में थोड़ा सा मतभेद है, थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन।
क्या समझ में आ गई बात जो मैंने समझाने की कोशिश की? पक्का से ध्यान रख लेना, इसकी केस स्टडी का क्या हिंट होता है। अगर 2-3 बार वर्ड देख लो ना सेम 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 सेम, तो समझ जाना आंसर कहाँ जाता है। बढ़ाई बात को आगे बेटा। 12th प्रिंसिपल इज स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल। स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल बेटा। स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल, पर्सोनल का मतलब कुछ और नहीं एम्प्लॉइज से। एम्प्लॉइज को स्टेबिलिटी दो ऑन जॉब। मतलब बाबू फ्योल ना बहुत खिलाफ है फ्रीक्वेंट ट्रांसफर के, और बेटा एम्प्लॉय टर्नओवर के भी बहुत खिलाफ है। एम्प्लॉय टर्नओवर मतलब एम्प्लॉइज का जॉब छोड़ छोड़कर जाना। जैसे अकाउंट्स में हम टर्नओवर का मतलब सेल्स से समझते हैं, बेटा एम्प्लॉय टर्नओवर का मतलब होता है जब एम्प्लॉइज जॉब छोड़ छोड़कर भागते हैं, उसे बोलते हैं, उस सिचुएशन को बोलते हैं। बेटा स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल का क्या मतलब है कि एम्प्लॉइज को हमें जॉब पर, एक जॉब पोजीशन पर थोड़ा सा स्टेबिलिटी देनी चाहिए, कम से कम 8-10 महीने। फ्रीक्वेंट ट्रांसफर के खिलाफ है। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है बेटा फ्रीक्वेंट ट्रांसफर में बिलीव करती है। बेटा एम्प्लॉय को ना मल्टीपल स्किल्स सिखाने के चक्कर में ना हम बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट ट्रांसफर करने लगते हैं कि एक एम्प्लॉय आया चल फटाफट से प्रोडक्शन का काम सीख। अभी बेचारा वेस्टेज ही तो कर रहा है। शुरू में तो इंसान वेस्टेज ही करनी सीखता है। 2-3 महीने तो उसने वेस्टेज ही करी है बेटा, और 3 महीने तो वेस्टेज हुई है। अभी अभी मैंने कहा चल भाई चला कल से सेल्स में आ जा, सेल्स सीख। अब सेल्स का काम सिखाना शुरू करा, कुछ पर्सनल सेलिंग एफर्ट डालने सिखाने शुरू करे, ड्रेसिंग सेंस कैसा होना चाहिए सेल्समैन का ये सिखाना शुरू करा। अभी तो बेटा सीख ही रहा था, कुछ काम ही सीखा था। 3 महीने हुए नहीं आ गए, छोड़ छोड़ कल सारा फाइनेंस में आ जा, तेरे को सिखाते हैं फाइनेंस का काम। फाइनेंस सीखे भी बेचारे ने 2 महीने होते आने का, चल चल अकाउंट्स में चल। अब बेटा मल्टीपल स्किल्स डेवलपमेंट करने के नाम पर जो हम कर रहे हैं ना बेटा, ये एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी को खराब कर रहा है, जीरो कर रहा है उसको। यकीन मानना वो एक भी काम नहीं सीख पाएगा विद एक्सपर्टीज। सब में वेस्टेज करनी सीखा वो, एक में भी एक्सपर्ट नहीं होगा। और बेटा इट रिजल्टेड इनटू वेस्टेज ऑफ टाइम एंड एफर्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के समय की बर्बादी, उसके पैसों की बर्बादी कर रहे हो आप। क्योंकि बेटा अगर वो उसको काम करते हुए 8-10 महीने हो चुके हैं, तो आप 8-10 महीने की सैलरी तो दे रहे हो उसको। काम आप उससे 1 रुपए का भी नहीं निकलवा पाए, सारे डिपार्टमेंट में वेस्टेज करनी सीख पाए। समय खराब, पैसा खराब, और कुछ नहीं कर रहे आप। तो यही बोलता है बेटा फ्योल कि आपको एम्प्लॉइज को एक जॉब पोजीशन पे एक मिनिमम टेन्योर के लिए स्टेबल रखना है। उसको बेटा उसका टैलेंट शो करने का टाइम तो दो, ठीक है ना। एक मिनिमम टेन्योर जो भी आपके दिमाग में वो फिक्स कर लो। उस जॉब पोजीशन से बेटा उस मिनिमम टाइम तक एम्प्लॉइज को नहीं ही लाना। और बेटा कोशिश करो एम्प्लॉय टर्नओवर भी ऑर्गेनाइजेशन में मिनिमाइज हो। एम्प्लॉय का जो जॉब छोड़ छोड़ के जाना है वो कम से कम। आपको पता है बेटा अगर एम्प्लॉय जॉब छोड़ छोड़ के जाता है, अननेसेसरी कॉस्ट का बर्डन आता तो ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर ही है। नया एम्प्लॉय आएगा, फिर उसकी ट्रेनिंग पे खर्चेंगे, फिर उसको काम सिखाएंगे, फिर समय की बर्बादी, फिर पैसे की बर्बादी। यही तो रोकना चाहता है फिर। क्लियर है बेटा बात? टर्म क्लियर हो गई, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल। आगे बढ़े बेटा। आखिरी के 2 प्रिंसिपल दोनों साथ साथ पढ़ देंगे। इनिशिएटिव और स्पिरिट कॉर्प्स। बेटा दिस इज नॉट अ इंग्लिश लैंग्वेज वर्ड, पहले भी डिस्कशन हुआ होगा आपके साथ इसके बारे में। बेटा इसका इंग्लिश लैंग्वेज में मतलब है टीम स्पिरिट। वैसे वर्ड लिखा है स्पिरिट द कॉर्प्स, मतलब इसका एक है टीम स्पिरिट। कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। आपने मुझसे प्रिंसिपल पढ़ रखा है टेलर का, 5 बातें कहता था ना, कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। द फीलिंग ऑफ आई शुड बी रिप्लेस्ड विद द फीलिंग ऑफ वी, द फीलिंग ऑफ इंटरनल competition शुड बी रिप्लेस्ड विद द फीलिंग ऑफ कॉपरेशन, वर्कर शुड बी कंसीडर्ड एज द पार्ट ऑफ मैनेजमेंट, और वही उनसे डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेशन कराना। Management should not lose its ear to the constructive suggestion made by their employee, but there should be equal distribution of authority and responsibility among the worker and management. बेटा ये जो 5 बातें हैं ना, आपको काफी सिमिलर लगेंगी बेटा इन दोनों प्रिंसिपल में। बस बेटा वो एक ही प्रिंसिपल में बोली गई 5 बातें, यहाँ ये बातें ना 2 अलग अलग जगहों पर बेटा डिवाइड हो गई।
ठीक है जी, सुनना जरा आप आराम से। पहले बेटा बात करते हैं 13th प्रिंसिपल की, इनिशिएटिव की। समझते हैं मतलब आप इनिशिएटिव से? किसी चीज के लिए आगे आना, इनिशिएट करना कि ये चीज मैं करना चाहता हूं, उसे बोलते हैं बेटा इनिशिएटिव। और बेटा फ्योल बोलता है किसी किसी चीज के लिए एम्प्लॉइज को भी आगे आने दो, उन्हें भी इनिशिएट करने दो। और फ्योल ने मतलब जिस तरीके से इस वर्ड को डिफाइन किया ना, मतलब क्लास, क्या बोला गया इनिशिएटिव को? इट इज द फर्स्ट स्टेप टेकन बाय द एम्प्लॉइज टुवर्ड्स देयर सेल्फ मोटिवेशन। क्या बोल रहा है वो इनिशिएटिव को? इट इज द फर्स्ट स्टेप टेकन बाय द एम्प्लॉइज टुवर्ड्स देयर सेल्फ मोटिवेशन। सेल्फ मोटिवेशन के लिए एम्प्लॉय जो पहला स्टेप उठाते हैं वो इनिशिएटिव होता है। बेटा जब आप किसी चीज के लिए आप आगे आओगे, उसके लिए डिसीजन मेकिंग करना चाहोगे, आपका खुद का मोटिवेशन सुधरेगा कि नहीं सुधरेगा? तो गलत थोड़ी बोल रहा है वो इस चीज को। इनिशिएटिव फर्स्ट स्टेप है टुवर्ड्स द सेल्फ मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉइज। ठीक है ना? अगेन, वर्कर शुड बी कंसीडर्ड एज द पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। वर्कर को मैनेजमेंट का पार्ट समझो, कुछ चीजों के लिए उनको आगे आने दो, उनसे भी डिसीजन मेकिंग कराओ। बेटा टॉप लेवल पे मैक्सिमम, वही वाली बातें बोल रहा हूँ सारी अगर याद आ रही है तो, टॉप लेवल पे मैक्सिमम 12 एम्प्लॉय हो सकते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन पे एज पर कंपनीज एक्ट 2013। और वर्कर एम्प्लॉइज इन्फोसिस जैसी भी ऑर्गेनाइजेशन है या 2.5 लाख एम्प्लॉय काम करते हैं। सर अगर सबसे एक एक सजेशन इनवाइट कर दिया जाए तो कुछ सजेशन इतने काम के होंगे कि टॉप लेवल सोच भी नहीं सकता। वो अल्टीमेटली बहुत सारा टाइम बचा कर देंगे, ऑर्गेनाइजेशन को बहुत सारी कॉस्ट बचा कर देंगे। तो वो बात वही है कि एम्प्लॉय सजेशन सिस्टम होना चाहिए। एम्प्लॉय के सजेशन पे कान बंद मत करो, उनको डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेशन दो, मैनेजमेंट का पार्ट समझो। बस यही सब इनिशिएटिव, वही वाली सारी बातें। ठीक है जी। और बाबू स्पिरिट डे कॉप्स, सबसे पहली बात वही है, द फीलिंग ऑफ आई शुड बी रिप्लेस्ड विद द फीलिंग ऑफ वी। ये जो मैं है टॉप लेवल के दिमाग में सब निकाल दो, हम के लिए बात कर, सब लेंगे डिसीजन मेकिंग, सबकी बात करो। पढ़िए बात हो, मुझसे ही पढ़िए बेटा। मैंने ना शुरुआत बताई थी डिसिप्लिन की, जब डिसिप्लिन प्रिंसिपल पढ़ाया था तो एक लाइन बोली थी और मैंने कहा था ये लाइन ना दोबारा आएगी स्पिरिट कॉप्स में, और जब भी पेपर में आएंगे हमेशा आंसर स्पिरिट कॉप्स लिखोगे। बेटा आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय 2-2 2.5 2.5 लाख हो सकते हो, जो आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में 2.5 लाख एम्प्लॉय काम कर रहे होते हो, कितने डिफरेंट कास्ट के हो, पता नहीं कितने डिफरेंट रिलीजन को मानने वाले हो, कितने डिफरेंट बैकग्राउंड के हो, पता नहीं कितने डिफरेंट एरियाज से हो, पता नहीं कितने डिफरेंट लैंग्वेजेस को जानते हो। मतलब कहता है इतने सारे डिफरेंस होने के बाद भी यू शुड वर्क एज अ टीम। आपको एक टीम की तरह काम करना है। स्पिरिट डिकॉप्स, ठीक है ना? ओ, एक कोई XYZ क्रिकेटर है, इज बैटिंग ऑन 99 और एक बॉल पे 6 चाहिए उसकी टीम को जीतने के लिए, और बेटा वो सिंगल लेके अपनी 100 बना रहा है। तो बेटा ये फीलिंग ऑफ आई है, ये कोई वो टीम के लिए नहीं खेल रहा। हमें टीम स्पिरिट को प्रमोट करना है, टीम के लिए काम करना है, हम के लिए काम करना है, आई के लिए काम नहीं करना। ये फ्योल बोलता है। ठीक है, प्रिंसिपल सभी डन हो गए। ठीक है, और वो जहां हमने टेलर के प्रिंसिपल शुरू करे थे ना, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, उससे पहले साइंटिफिक मैनेजमेंट की डेफिनेशन दी गई है, वहां पर आना। एक सेकंड के लिए मैं अभी आता हूँ स्क्रीन पर, एक सेकंड दो। चलो जी बेटा, आपने सब उस पेज नंबर पर पहुंच गए होंगे। यहाँ पर ना डेफिनेशन दी गई है साइंटिफिक मैनेजमेंट की। तो वो मुझे तो लगता है कि मैं जिस सीक्वेंस से करा रहा हूँ उससे ना हमेशा आसान बनेगा आपके लिए कोई भी चैप्टर याद करना। अगर मैं पहले दिन, ये ऐसा नहीं है कि मैं पहले दिन पढ़ा नहीं सकता या मुझे पता नहीं कैसे पढ़ाते हैं, आराम से पढ़ा सकता हूँ, पर बेटा समझने में हमेशा आपको कोई दिक्कत होगी उन चीजों। तो बाबू कोशिश करना कि अगर आप मेरा सीक्वेंस ही फॉलो करवाओ, चैप्टर को स्टार्टिंग से, कोई भी चैप्टर को नहीं पढ़ना,
हम मकसद तो फिर एक ही है बेटा कि अच्छे मार्क्स आए, अच्छे तरीके से समझ में आ जाए, अच्छे तरीके से याद हो जाए। तो अब वो साइंटिफिक मैनेजमेंट की डेफिनेशन दी गई है। अब जितनी क्लैरिटी से समझ में आएगी, अगर मैं पहले दिन पढ़ाता तो उसका 50% भी समझना आता। बेटा बोलता है साइंटिफिक मैनेजमेंट मींस नोइंग एग्जैक्टली व्हाट यू वांट मैन टू डू एंड सीइंग दैट दे डू इट इन द बेस्ट एंड द चीपेस्ट वे। और डेफिनेशन देने वाला कौन है? FW टेलर, दैट मींस फ्रेडरिक विंस्लो टेलर। टेलर का पूरा नाम ही है। बेटा क्या कहा गया? साइंटिफिक मैनेजमेंट मींस नोइंग एग्जैक्टली व्हाट यू वांट मैन टू डू। मैन का मतलब पता है इस पूरे चैप्टर में क्या है? एम्प्लॉय। बेटा साइंटिफिक माइंड में हम ये देखते हैं कि हम एम्प्लॉय से क्या चाहते हैं, व्हाट यू वांट मैन टू डू। यू का मतलब कुछ और नहीं, मैनेजमेंट से, कि मैनेजमेंट क्या एक्सपेक्ट करता है अपने एम्प्लॉय से, ये देखते हैं हम साइंटिफिक मैनेजमेंट में। एंड सीइंग दैट दे डू इट इन द बेस्ट एंड द चीपेस्ट वे। और ये भी देखने की कोशिश करते हैं ये बेस्ट और चीपेस्ट वे में काम करे। बेस्ट और चीपेस्ट वे मतलब कुछ और नहीं बेटा, एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस से काम करे। दोनों वर्ड मेरा ख्याल क्लियर ही है। एफिशिएंसी क्या होता है? विद इन द कॉस्ट टारगेट को पूरा करना। और इफेक्टिवनेस क्या है? विद इन द टाइम पूरा करना। क्लियर हुई डेफिनेशन? आगे बढ़े बेटा, फर्स्ट पेज पर आ जाओ। फीचर्स पर आ गए हैं हम। फीचर्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पर अगेन पहले दिन ये कराता तो मुझे लगता कि मैं बता भी क्या सकता हूँ आप 5 मिनट ही बोलता और बस खत्म कर देता। अब जो है बोलने के लिए बहुत कुछ है, क्योंकि लगभग सभी प्रिंसिपल्स पढ़ चुके हैं, सबके बारे में ज्ञान है। तो बाबू पहला फीचर लिखा गया होगा शायद यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। क्या मतलब है यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी का? बेटा these principles are applicable to each and every type of organization। यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी मतलब क्या है? हर ऑर्गेनाइजेशन पे लग सकते हैं ये प्रिंसिपल, either manufacturing or trading concern or service concern, whether small or big organization, whether public sector or private sector। बेटा इवन चैरिटेबल क्लब, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, क्रिकेट क्लब, हॉस्पिटल, सब पर लगते हैं प्रिंसिपल। बस उसका एक्सटेंड कम या ज्यादा होगा। हर ऑर्गेनाइजेशन को इन प्रिंसिपल्स की जरूरत है, बस आप नहीं सोच पा रहे होंगे भैया। देखो मैं सच बात, अगर मैं कराता ना बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरू चैप्टर को, जितना मैंने बोला बस बस हो जाता। मेरे पास एग्जांपल देने के लिए कुछ ना होता, क्योंकि अभी प्रिंसिपल पढ़े ही ना होते हैं। अब पढ़े हुए हैं, बोलने के लिए बहुत कुछ है। अच्छा एक बात बताओ, आपको क्या लगता है एक क्रिकेट क्लब है, उसको यूनिटी ऑफ कमांड नहीं चाहिए? बताओ चाहिए कि नहीं चाहिए? एक हॉस्पिटल है, उसको ऑर्डर प्रिंसिपल नहीं चाहिए? There is a fixed place of everything and everything should be at its place। मान लो बेटा डॉक्टर खड़ा है सर्जरी वार्ड में और टूल ढूंढ रहा है वहां पर बैठ के, टूल नहीं मिल रहा, और एनेस्थीसिया देख चुके हैं, सही है, नहीं चाहिए उनको ऑर्डर? क्या कहते हो, किस ऑर्गेनाइजेशन को नहीं चाहिए प्रिंसिपल? ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं चाहिए दुनिया में, नहीं है जिसको प्रिंसिपल नहीं चाहिए। हर ऑर्गेनाइजेशन को ये प्रिंसिपल चाहिए बेटा, बस एक्सटेंड कम या ज्यादा हो सकता है। ये तो हो सकता है किसी में कम लग रहे हैं प्रिंसिपल, किसी में ज्यादा लग रहे हैं, पर ऐसा नहीं हो सकता कि किसी को नहीं चाहिए। स्केलर चेन नहीं चाहिए स्कूल को? आप बताओ आपके स्कूल का चेन ऑफ कमांड है कि नहीं है ना? कि कहीं ना कहीं कोई मैनेजर होगा जो सुपर बॉस होगा, जिसका स्कूल होगा, उसने प्रिंसिपल भी हायर की हुई है, प्रिंसिपल है वो भी पे लेती है, प्रिंसिपल का स्कूल नहीं है। बहुत सारे स्ट्रक्चर ऐसा भी है हमारे शहर में स्कूल्स का, या प्रिंसिपल भी हायर्ड, ऑनर तो सुपर बॉस तो कोई हो रही है। ठीक है जी, प्रिंसिपल के नीचे एक वाइस प्रिंसिपल काम करता है, देन बेटा स्ट्रीम हेड्स काम करते हैं, देन इनके नीचे भी बेटा दो दो तीन तीन टीचर हैं। भाई कहीं ना कहीं कोई तो स्ट्रक्चर है, कोई चेन ऑफ कमांड तो है ही, कोई चेन ऑफ कम्युनिकेशन तो है ही। तो वो गलत कह रहा है कि अगर ये सारे ये जो प्रिंसिपल हैं सारी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर लगते हैं, बेटा हर टाइप के ऑर्गेनाइजेशन पे लगते हैं। कोई नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है, उनको भी ये प्रिंसिपल्स चाहिए, बट एक्सटेंड कम या ज्यादा हो सकता है। आपको क्या लगता है इतनी सारी आप ऑर्गेनाइजेशन देखते हो, चैरिटेबल और रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन जो शहर में देखते हो, सर उनके पास भी यूनिटी ऑफ कमांड है। उन्होंने भी एक प्रधान बना रखा अपना, जी ये चेयरमैन है, जी हमारे सेक्रेटरी हैं, जी हमारे ट्रेजरर है, पैसा सब इनके पास रहता है। उन्होंने भी पूरा स्ट्रक्चर फॉलो कर रखा है। कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं है जिनको ये प्रिंसिपल नहीं चाहिए। क्लियर है बेटा बात?
कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? आगे बढ़ जाए। तो वो सेकंड फीचर लिखा गया जनरल गाइडलाइंस। बेटा दीज प्रिंसिपल्स आर मेयर गाइडलाइंस ओनली। जब मैंने इंट्रोडक्शन दिया था ना इस चैप्टर का, तो यही बोला था बेटा साइंस के प्रिंसिपल हम बिल्कुल एग्जैक्ट रिजल्ट देते हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट। कोई आदमी पूछे तो सही मेरे को वाटर को इवेपोरेट करना है, रिप्लाई आ जाएगा वाटर को 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल कर ले, 100% इवेपोरेट हो जाएगा, चाहे दुनिया के किसी देश में क्यों ना बैठा है तो। इतना एग्जैक्ट रिजल्ट। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बेटा these are mere general guidelines, they do not provide the straight jacket solution to each and every problem। ये बेटा स्ट्रेट जैकेट सॉल्यूशन हो ही नहीं सकते किसी भी एक प्रॉब्लम का। हाँ गाइडलाइन है बस, ये तो आप कह सकते हो। अगर कोई आपसे पूछे स्पेशलाइजेशन चाहिए मुझे, तो सर डिवीजन ऑफ वर्क लगा लो, 90% केस में आप बोल सकते हो स्पेशलाइजेशन अच्छी हो जाएगा, 100% केस में हो जाएगा। दिस प्रिंसिपल आर एप्लीकेबल ऑन ह्यूमन बीइंग, ऑन द ह्यूमन बिहेवियर, और हर कोई अलग है। जब डिवीजन ऑफ वर्क बनाया था मैंने तब भी ये बात की थी। एक आदमी बेटा क्लर्क अपॉइंट हुआ, सारा दिन करेंसी गिनता है बैंक में, ठीक है। पहले दिन स्पीड कम है, 1 महीने बाद बहुत ज्यादा है, 6 महीने बाद बहुत ज्यादा है, साल बाद बहुत ज्यादा है। स्पेशलिस्ट हो चुका जी, हो चुका है बेटा, 1 साल हो चुका उसको एक ही कुर्सी पे काम करते हुए, आज बेटा फिर बहुत सारे नोट गिनने को आ गए। सब जरूरी नहीं है कि आज उसकी एफिशिएंसी बढ़े, ऐसा भी हो सकता है कि वो बोर हो जाए, ह्यूमन बीइंग है ना, और हर एक का नेचर डिफरेंट है ना। तो ये जो प्रिंसिपल है सब जनरल गाइडलाइन है, हर चीज का एग्जैक्ट सॉल्यूशन कभी नहीं दे सकते। प्रिंसिपल ऑफ साइंस नहीं है स्ट्रेट जैकेट सॉल्यूशन है हर प्रॉब्लम का, या स्ट्रेट जैकेट सॉल्यूशन नहीं है हर प्रॉब्लम। क्या समझ में आती है बात? पक्का से आगे बढ़ जाए। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। थर्ड, फॉर्म्ड फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। बेटा चाहे प्रिंसिपल ऑफ साइंस है चाहे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, these are based upon the experimentation, testing, observation, findings। ओवर द नाइट ना तो बेटा प्रिंसिपल ऑफ साइंस बन जाते, और ना ही बेटा ओवर द नाइट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बने हैं। फ्योल को प्रिंसिपल देने में जिंदगी लगी, टेलर को प्रिंसिपल देने में जिंदगी लग गई, 20-20 साल, 25-25 साल लग गए। एक टेस्टिंग करके, एक एक्सपेरिमेंट करके आप ये नहीं कह देते जी कल से प्रिंसिपल हो गया। पता नहीं कितने एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट है ये, पता नहीं कितनी ऑब्जर्वेशन का रिजल्ट है ये, ठीक है बेटा। फोर्थ फीचर इज फ्लेक्सिबल। बेटा क्या कहते हैं फोर्थ फीचर कि these principles are flexible in nature, they have to be modified according to the situation। अब वो साइंस के प्रिंसिपल हमेशा रिजिड इन नेचर होते हैं, लेकिन प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट नहीं हो सकते। कोई एक आदमी भी नहीं है जो कह देगा कि मैं रिजिडिटी से फॉलो कर दूंगा इन प्रिंसिपल को। अगेन दीज आर एप्लीकेबल ऑन ह्यूमन बीइंग एंड ह्यूमन बिहेवियर। आप कैसे इसको रिजिडिटी से फॉलो करोगे? हमेशा बोलता हूं मैं ये बात कि आप कह देते हो ए हमेशा ऑर्डर ले लियो ओ से, हमेशा रहोगे रिजिड इस बात पे? देखते हैं कितने दिन तक रह लोगे, क्योंकि भैया ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बिहेवियर है। ओको अगर कहीं काम जाना पड़ गया तो, जॉब छोड़नी पड़ गई तो, ये कह सकते हो ए रिजिडिटी से कि ओ से ही ऑर्डर लेना पूरी जिंदगी। अगर बेटा कुछ टाइम के बाद इसकी डेथ होगी तो कैसे फॉलो कर सकते हो इसको रिजिडिटी से? These principles have to be modified according to the situation। सिचुएशन के हिसाब से बदलना पड़ता है, फ्लेक्सिबल रहना पड़ता है, इनको रिजिडिटी से कभी फॉलो नहीं किया जा सकता। वो लोग के 4 बातें डन। बेटा फिफ्थ हेडिंग आती है मेनली बिहेवियरल। देखो ऑल्दो 2024 में कभी नहीं मैं आपको ये कह सकता कि ये पेपर में 6 नंबर का लिखने को आएगा एज इट इज की फीचर दिखती है। 2010 में कह सकता था, 2008-9 में कह सकता था, तब ऐसे ही क्वेश्चन आते थे। आज तो ऐसा कोई क्वेश्चन आता ही नहीं। पर बेटा अगर फिर भी आ जाए, आएगा तो कभी नहीं, आ जाए तो बेटा अगर हमें 6 फीचर लिखने हैं 6 नंबर में आए, तो मैं फिफ्थ हेडिंग कभी प्रेफर नहीं करूंगा लिखने के लिए, क्योंकि लिखने के लिए ना इस पर घूम फिर के एक ही लाइन है। बेटा कहा गया प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को कि आप मेनली बिहेवियरल हो। मेनली बिहेवियरल क्यों कहा गया? क्योंकि बेटा ह्यूमन बीइंग ह्यूमन बिहेवियर पे लगती है, इस वजह से उसको बोला गया मेनली बिहेवियरल। बस एक ही लाइन लिखनी है, कोशिश करने इसको मत ही लिखना, ठीक है ना? कोई एग्जांपल दे पाओगे प्रॉपर ना कुछ, ठीक है।
6 पॉइंट पर बढ़े। बेटा 6 पॉइंट क्या कहता है? कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। बाबू साइंस के प्रिंसिपल बताते हैं कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, क्या प्रिंसिपल लगाओ तो क्या रिजल्ट आएगा। इसे तो होते हैं कॉज और उसका इफेक्ट। वाटर को 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल करो तो वो इवेपोरेट हो जाएगा। आपको क्या लगता है हमने जो प्रिंसिपल पढ़े उनका कोई कॉज एंड इफेक्ट नहीं है? सारे सबका है। डिवीजन ऑफ वर्क लगाओ तो स्पेशलाइजेशन होगा। यूनिटी ऑफ कमांड लगाओ, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ऑर्डर लगाओगे तो हर चीज प्रॉपर जगह पर मिलेगी। कोई प्रिंसिपल सोच लो। डिफरेंशियल पीसवेस सिस्टम लगाओगे तो हर एम्प्लॉय मोटिवेट रहेगा कि स्टैंडर्ड अचीव करके जाओ। हर प्रिंसिपल कोई भी सोच लो। हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड लगाओगे तो एम्प्लॉय और मैनेजमेंट की रिलेशन सुधरेगी। हर प्रिंसिपल बताता है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप कि क्या प्रिंसिपल लगाएंगे तो क्या रिजल्ट आएगा उसका। ठीक है जी, समझ आ रहा है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। एंड लास्ट हेडिंग इज कंटेंजेंट। बेटा इसका ना सिर्फ एक ही एग्जांपल है, वही कोट करना पड़ेगा, मजबूरी है, एग्जांपल ही एक है। तो बाबू इसको थोड़ा सा आराम से समझ लो। कंटेंजेंट का बेटा मतलब होता है डिपेंडेंट। कंटेंजेंट मींस डिपेंडेंट। बेटा कहते हैं these principles are dependent upon some conditions। वे कहीं ना कहीं कंटीजेंट होते हैं, डिपेंड करते हैं बेटा कुछ सिचुएशंस पर। एग्जांपल क्या है बेटा? एग्जांपल इज प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉय। क्या कहता है प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉय? बेटा प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉय एक बात कहता है, फेयर वेजेस शुड बी गिवन टू द वर्कर। एंड फेयर वर्ड इज कंटेंजेंट। डिपेंड करता है बेटा दो कंडीशंस पर। क्या होगा फेयर? कल बताया था ना, दो चीजों पर डिपेंड करता है, एम्प्लॉयर की पेइंग कैपेसिटी और एम्प्लॉय की डिमांड, जिससे वो एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन कर पाए। क्लियर है बात? समझ में आई बात? तो वो 1 मिनट लो, इन 6 हेडिंग को पढ़ दो विद मैटर, कोई प्रॉब्लम है बताओ, फिर मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। 1 मिनट ले लो। रख रहे हैं फिर आज के लिए इतना ही है। सिग्निफिकेंस रहती है मेरे पास, सिर्फ 10 मिनट का मुद्दा है बेटा, उसे देखेंगे जिस दिन केस स्टडी शुरू करें। आज के लिए इतना ही है, बाय।